हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन यानी विलयन कहते किसको है। ठीक है, इसका टर्म को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसका अर्थ पहले समझते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक समान घुले होना। तो एक समान कौन घुलता है, जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बीकर है, एक गिलास है, उसमें क्या है पानी डाल देते हैं और उसमें जो है नमक मिला देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है पानी है और क्या मिला दिए हम, नमक मिला दिए। तो पानी और नमक जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो पूरा तरह से क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का, पानी और नमक का, तो इस प्रकार का मिश्रण रहता है, इसको बोलते हैं एक समांगी मिश्रण। जो एक समान घुल जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समांगी मिश्रण। लेकिन एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, जो एक समान घुले हुए नहीं रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम पानी ले लिए और उसमें जो है रेत डाल दिए या बालू डाल दिए, तो वो क्या एक समान घुलेगा, नहीं घुलेगा। बालू क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा और पानी ऊपर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब वैसा मिश्रण जो एक समान नहीं घुलते हैं उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे बालू और पानी का मिश्रण। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि विलयन कहते हैं किसको है। तो विलयन किसको बोलेंगे, विलयन हम लोग समांगी मिश्रण वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ का कैसा मिश्रण हो, समांगी मिश्रण हो, नहीं एक समान घुले हुए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, नमक और पानी का मिश्रण, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलयन बोलेंगे। ठीक है, यानी विलयन कैसा मिश्रण होता है, तो विलयन जो होना चाहिए वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि देखिए त्रिज्या, यानी कि जो विलयन होता है उसका त्रिज्या कितना होता है, तो उसका रेडियस कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो उससे कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना छोटा कि उसको हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका त्रिज्या पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻⁻10 मीटर से कम। ठीक है, इसका त्रिज्या होता है। नेक्स्ट अब समझते हैं हम लोग विलेय और विलायक, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट कहते किसको है। देखिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर देखिए नमक और पानी का। तो पानी देखिए, मान के चलिए कि 2 लीटर पानी है, अब इसमें नमक मिलाएंगे तो कितना मिलाएंगे, मान के चलिए 250 ग्राम नमक मिला दिए। ठीक है, तो कौन अधिक हो गया, पानी क्या हो गया, अधिक हो गया, और नमक क्या हो गया, कम हो गया। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हम लोग विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो नमक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमक जो हो जाएगा विलेय हो जाएगा यानी सोल्यूट, और विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलायक बोलेंगे, यानी हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए यानी कि नमक और पानी में नमक क्या हो गया, नमक हो गया विलेय, और पानी क्या हो गया, विलायक। जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक, जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय। जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय बोलेंगे। लेस क्वांटिटी को बोलेंगे सोल्यूट, और लार्ज क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, देखिए सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक किसको बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक मतलब जो लगभग सभी चीज़ों को घोल देता है। ठीक है, घोलने का सक्षम होता है, घोलने में सक्षम होता है, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक। तो कौन होता है, पानी होता है, क्योंकि जिस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसमें वो उस पदार्थ को, उसमें जो है अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। ठीक है, और उसको उतना ज़्यादा वो विलायक की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इसको सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। सार्वत्रिक विलायक एग्जाम में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता, मतलब विलयन की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली हो, विलेय की जितनी मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मान के चलिए कि हम लोग 2 लीटर यहाँ पर ले लिए हैं पानी। ठीक है, 2 लीटर पानी ले लिए हैं और इसमें जो है आधा किलो चीनी डाल दिए हैं। बोलेगा इस विलयन का सांद्रता क्या होगा,
तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आधा किलो जो चीनी लिए हैं यानी कि 500 ग्राम उसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय विलियन कितना का था, 2 लीटर का, 2 लीटर। ठीक है, इसको काट देंगे, जितना आ जाएगा उतना ग्राम प्रति लीटर में आंसर हो जाएगा, बिलियन की सांद्रता निकल जाएगा। ठीक है, यानी विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा लीटर में। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। यदि मोल के टर्म में यदि कभी कभी पूछता है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय लीटर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। यदि मोल के टर्म में पूछेगा तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और यदि उसका मात्रा के टर्म में पूछेगा तो ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि 10 लीटर विलयन है, मेरा विलयन यानी सॉल्यूशन कितना है, 10 लीटर का है, उसमें 2 ग्राम जो है नमक घुला हुआ है। कितना ग्राम, 2 ग्राम नमक। तो बोला विलयन की सांद्रता क्या होगा, सांद्रता मतलब गाढ़ापन। जैसे उसमें विलयन है, मान के चलिए विलयन है और इसमें नमक या चीनी डाल रहे हैं तो कितना गाढ़ापन है। ठीक है, गाढ़ापन कितना है, कितना उसका सांद्र है, वो चीज़ निकालना है। तो देखिए नमक की मात्रा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सी मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा। विलय किसको बोलेंगे, जो कम मात्रा में यानी कि नमक क्या है, कम मात्रा में है। तो विलयन की मात्रा नमक की मात्रा यानी विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। तो देखिए 2 ग्राम नमक है, 2 लिख दिया ऊपर में, बटे विलयन कितना है, 10 लीटर है, 10 लिख दिया नहीं, 0.2 ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में विलय की सांद्रता कितना है, यहाँ पर विलयन की सांद्रता कितना है, 0.2 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है विलेयता। देखिए विलयन और विलेयता दोनों अलग चीज़ होता है, इसको समझेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला अपने से बना सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, जैसे देखिए मान के चलिए विलयन है, तो विलयन में क्या क्या घुला हुआ है, विलयन में 2 चीज़ घुला रहता है, विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे हम क्या बोले हैं कि जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। यानी कि नमक और पानी का मिश्रण देख रहे थे तो उसमें नमक कम मात्रा में था, नहीं कि कौन हो गया, वो विलेय हो गया, और पानी क्या हो गया था, विलायक हो गया था। यानी कि दोनों को मिलाने से क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, यानी विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलयन। ठीक है, इसमें से किसी को भी निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, देखिए विलेयता क्या होता है, विलेयता को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, इसको और भी बोल सकते हैं हम लोग समझने के लिए घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब क्या होता है, देखिए विलेयता मतलब घुलनशीलता ने सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम आप क्या लेंगे, यहाँ पर विलायक लेंगे। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुली हो, जितनी अधिकतम मात्रा घुली हो, ठीक है, विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे, विलेय की विलेयता बोलेंगे। ठीक है, नहीं उसको क्या बोलेंगे, विलेयता बोलेंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए कि कोई एक गिलास ले लिए हैं, है ना, या कोई बीकर ले लिए हैं, और इसमें जो है मान के चलिए पानी है। ठीक है, पानी है, मान के चलिए 1 लीटर पानी है, और इसमें जो है हम नमक डाल रहे हैं। मान के चलिए पहले हम 250 ग्राम नमक डालें, सपोज किए कि 250 ग्राम नमक क्या हो गया, पूरी अच्छी तरह से घुल गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 252 ग्राम डाले हैं या 251 ग्राम डाले हैं, 251 ग्राम जैसे डाले हैं, तो ये क्या हो रहा है, अब घुलना बंद हो गया है, मतलब पूरा लट्ठा हो गया है। ठीक है, अब घुलना क्या हो गया, बंद हो गया है। तो कितना पर अधिकतम घुला था, 250 ग्राम पर अधिकतम घुला था, क्योंकि 250 ग्राम से जैसे अधिकतम एक ग्राम भी आगे बढ़ा दिए तो नमक क्या हो रहा है, पानी में नहीं घूम रहा है, नहीं घुल रहा है। इसका मतलब समझ जाइए कि अधिकतम मात्रा कौन हो गया, 250 ग्राम हो गया। ठीक है, 240 ग्राम देंगे तो इजीली घुल जाएगा और पतला रहेगा उसका गाढ़ापन। ठीक है, 245 ग्राम देंगे तो और थोड़ा सा मोटा गाढ़ा हो जाएगा उसका, 250 देंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, 251 देंगे तो घुलना ही बंद हो गया है। ठीक है, नहीं घुल पा रहा है। तो 250 ग्राम जो अधिकतम मात्रा है, इसी मात्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय की अधिकतम मात्रा लेना है, और विलेय की अधिकतम मात्रा को डिवाइड कर देंगे किससे, विलायक से, तो और 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, विलेयता निकल जाएगा। मतलब उससे हमको पता चल जाएगा 100 ग्राम विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुली हुई रहती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विलेयता बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा।
देखिए विलेयता जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है, ताप और दाब पर। वो दो चीज़ पर डिपेंड होता है, ताप पर और दाब पर। देखिए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि ठोस पदार्थ की विलेयता। ठोस पदार्थ की विलेयता, विलेयता को समझिए, विलेयता मतलब घुलनशीलता, विलेयता मतलब घुलनशीलता, मतलब घुलने के जो कैपेसिटी होता है। तो कोई भी ठोस पदार्थ का जो विलेयता है ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। देखिए इसका एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए कि कपूर है। जब हम लोग आरती दिखाते हैं तो क्या होता है, थाली में कपूर लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि आग जला देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लगाते हैं आग, तो क्या होता है वो जलने लगता है। तो देखिए वो पहले कपूर क्या था, ठोस अवस्था में था, ठीक है। अब वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, ठीक है। या फिर आप लोग देखिएगा ठंडा के दिन में कि डालडा जैसे लेते हैं तो वो क्या था, पूरा कड़ा रहता है, ठोस रहता है। उसको जैसे कढ़ाई में डालते हैं तो क्या होता है, पिघलने लगता है। मतलब ठोस पदार्थ की विलेयता, मतलब विलेयता मतलब घुलनशीलता, मतलब कि पिघलने का जो कैपेसिटी यानी घुल रहा है। तो ताप जैसे बढ़ाएंगे तो ठोस पदार्थ क्या होगा, ताप जैसे बढ़ाएंगे तो कोई भी ठोस पदार्थ क्या होगा, पिघलने लगेगा यानी घुलने लगेगा। तो यानी कि ठोस पदार्थ की विलेयता यानी घुलनशीलता क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे ताप बढ़ाएंगे तो कोई भी ठोस पदार्थ का विलेयता यानी घुलनशीलता क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसको याद रखिएगा, ठोस पदार्थ का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए लेकिन क्या होता है कि दरों में गैस की विलेयता क्या होता है, ताप बढ़ाने से घटेगा, ऑटोमेटिक घटेगा। क्यों घटेगा, जैसे मान के चलिए कि कोई भी बर्तन लिए हैं और उसमें पानी ही गर्म कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो मान के चलिए उसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, इधर से वेपर बन के क्या होगा, उड़ते जाएगा, ठीक है, उड़ते जाएगा। घुलनशीलता के वजह क्या होगा, उसका वेपर बन के उड़ते जाएगा। नहीं, हम ताप को बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, उसका विलेयता क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जाएगा, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, वेपर बन के उड़ते जाएगा। इसीलिए क्या होता है, दरों में गैस की विलेयता क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है, दरों में गैस की विलेयता क्या होता है, घटते जाता है। लेकिन देखिए दाब बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं, देखा है। प्रेशर कुकर का नाम प्रेशर क्यों पड़ा है, इसलिए पड़ा है क्योंकि वह दाब के वजह से, जैसे दाल जैसे डालते हैं हम लोग, दाल बनाते हैं तो दाल सीज जाता है, पूरा अच्छी तरह से मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो प्रेशर कुकर जो रहता है, इसके वो जब प्रेशर मारता है तो क्या होता है, चारों दीवारों से टकराता है। और चारों दीवारों से टकराने के बाद क्या होता है, वो प्रेशर के कारण से क्या होता है, वह पूरा मिल जाता है, पूरा घुल जाता है। यानी याद रखिएगा, जितना दाब बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उस पदार्थ का विलेयता यानी कि घुलनशीलता क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। कौन सा पदार्थ का, दरों में गैस की विलेयता, ठीक है। गैस की विलेयता क्या होता है, दाब बढ़ाने से बढ़ता जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में याद रखिएगा किसका, तो प्रेशर कुकर का, ठीक है। लेकिन दर में गैस की विलेयता क्या होता है, ताप बढ़ाने से घटते जाता है। जैसे एग्जांपल दिए हम कि हीट करने से क्या होता है, गैस की विलेयता ऊपर वेपर बन के उड़ते जाएगा, तो वो क्या होगा, घुलने के बजाय क्या होगा, उड़ने लगता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि विलेयता जो होता है किस पर डिपेंड करता है, ताप पर भी डिपेंड करता है और दाब पर डिपेंड करता है। ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता जाता है, लेकिन गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है, घटते जाता है। लेकिन गैस की विलेयता दाब बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बेस्ट पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि इसमें देखे थे हम विलेयता से। तो देखिए विलेयता का फॉर्मूला क्या था, विलेय बटे विलायक गुना 100, विलेय बटे विलायक गुना 100, ठीक है। तो देखिए 25 डिग्री ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। सोडियम नाइट्रेट की विलेयता क्या होगी, देखिए समझिए पहले यहाँ पर कि विलयन मेरा कितना है। देखिए संतृप्त विलयन यानी विलयन कितना है, 35 ग्राम है। 35 ग्राम क्या है, विलयन है, ठीक है। और 9 ग्राम क्या है, सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। तो जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो क्लियर हो गया कि सोडियम नाइट्रेट क्या है, विलेय है। यानी विलेय कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया। और विलयन दिया हुआ है कितना, 35 ग्राम, ठीक है ना। विलयन कितना दिया है, 35 ग्राम। हम जानते हैं अभी कि विलयन बराबर क्या होता है, तो विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, बराबर कितना हो गया, 35 ग्राम। तो विलेय कितना हो गया, 9 प्लस विलायक बराबर 35 ग्राम। तो विलायक बराबर कितना होगा, 35 माइनस 9 कितना होगा, 26। तो देखिए विलेयता क्या हो जाएगा इसका, तो विलेयता बराबर हम बताएं अभी कि विलेय बटे विलायक गुना 100। तो विलेय हो गया 9 बटे 26 गुना 100 यानी कि 34.6 ग्राम
निकल गया 34.6 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 34.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। हम बोले थे कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, अधिकतम सोडियम नाइट्रेट कितना घुल सकता है, तो 34.6 ग्राम ही घुल सकता है। अधिकतम यदि घोलना है 100 ग्राम विलायक में तो कितना घुल सकता है, इसका कैपेसिटी कितना है, 34.6 ग्राम घुल सकता है। ये इसका कैपेसिटी निकाल दिया कि विलेय को 100 ग्राम विलायक में घुलने की कैपेसिटी कितना है, यानी 34.6 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विलयन तो बहुत तरह का होते हैं, जैसे अभी हम देखे थे आपका, देखिए अभी सबसे पहले देखते हैं तनु और क्या बोलते हैं उसको, सांद्र विलयन। ठीक है, तो देखिए अनडाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप लोग पढ़े होंगे कोई कोई बुक्स में, जैसे लिखा रहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कभी लिखा रहता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आखिर तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है, इसको आज क्लियर करेंगे। देखिए तनु मतलब होता है डाइल्यूट और सांद्र मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए जब विलेय की कम मात्रा घुली रहती है, जब विलयन में विलेय की क्या होती है, विलेय की कम मात्रा घुली हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तनु विलयन। और जब विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई रहती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सांद्र विलयन। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर मान के चलिए 5 लीटर पानी है, ठीक है, और इसमें जो है 100 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो 100 ग्राम नमक क्या है, 5 लीटर में बहुत कम है, एकदम आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 100 ग्राम के जगह पर मान के चलिए हम 5 लीटर पानी है और 4 किलो नमक ही मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्यूशन के क्या हो जाएगा, गाढ़ापन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सांद्र हो जाएगा। तो इस तरह का सोल्यूशन को जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सांद्र विलयन। और जब क्या रहेगा, एकदम हल्का गाढ़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तनु विलयन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग शरबत पानी पीते हैं तो शरबत क्या होता है, तनु विलयन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और जबकि जो आइसक्रीम वगैरह जैसे बनता है तो आइसक्रीम जैसे क्या होता है, गाढ़ापन जैसे रहता है, कुल्फी वाला, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्र विलयन बोल सकते हैं। देखिए विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार क्या होते हैं, विलयन के 3 प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन। ठीक है, देखिए वास्तविक विलयन यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन, और कोलाइडल मतलब कोलाइडल विलयन होता है। ठीक है, देखिए इसको पहले हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग पहले कणों के आकार के आधार पर उसको समझते हैं। देखिए वास्तविक विलयन के कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से कम रहता है, लेस देन, देखिए लेस देन का साइन है, लेस देन 1 नैनोमीटर, एन एम मतलब नैनोमीटर। अब देखिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर में -9 मीटर, 10 के पावर में -9 मीटर, इसको समझिएगा। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना बताए थे, 10 के पावर में -10 मीटर, लेकिन 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर में -9 मीटर, यानी कि 10 के पावर में -9 मीटर से क्या होता है, लेस देन रहता है, यानी छोटा रहता है। किसका, वास्तविक विलयन का। वास्तविक विलयन मतलब वही विलयन जो हम अभी बताए थे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी इसको 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा भी बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन में निलंबन के कणों का आकार जो होता है 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, कोलाइडल विलयन का आकार क्या होता है, दोनों के बीच में रहता है, यानी कि 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो 100 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 10 के पावर में -9, यानी कितना हो जाएगा, 10 के पावर में -7 मीटर हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में मीटर के टर्म में भी देता है, तो उसको आप लोग मतलब कन्वर्ट करके भी ठीक लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कणों के साइज के आधार पर क्या हो गया, वास्तविक विलयन का साइज 1 नैनोमीटर से कम, निलंबन का 100 नैनोमीटर से अधिक, कोलाइडल का क्या हो गया 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। अब देखिए वास्तविक विलयन जो होता है वो कैसा उसका मिश्रण रहता है, समांगी मिश्रण रहता है, मतलब पूरा घुला हुआ रहता है। निलंबन कैसा रहता है, तो विषमांगी रहता है। और कोलाइडल भी क्या होता है, विषमांगी रहता है। ठीक है, विषमांगी मतलब बता दिए थे, समांगी विषमांगी, जो एक समान घुल जाते हैं उसे समांगी, जो एक समान नहीं घुलता है उसे विषमांगी। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे चीनी और पानी का जो मिश्रण रहता है वो घोल रहता है, वह कैसा रहता है, समांगी मिश्रण रहता है। लेकिन जैसे मान के चलिए कि धुआं है, तो धुआं में क्या होता है, बहुत सारे गैस भी रहता है और उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी रहता है, यानी डस्ट पार्टिकल जो होता है वह गैस के साथ
पूरी अच्छी तरह से जो होता है घुल नहीं पाता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। पानी में मान के चले रेत डाल दिए या पानी में मिट्टी डाल दिए या पानी में आटा डाल दिए, तो उस तरह का मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे, और निलंबन के कण बोलेंगे उसको। ठीक है, विषमांगी मिश्रण का देखिए कोलाइडल विलयन में भी विषमांगी मिश्रण है। उसका एग्जाम्पल में देखिए, जैसे रक्त हो गया, रक्त मतलब क्या हो गया, ब्लड, फिर हो गया दूध, स्याही, तो ये सब जो गाढ़ापन वाला चीज़ है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलाइडल विलयन। ठीक है, और निलंबन वाला में क्या हो गया, जैसे धुआं हो गया, पानी में रेत हो गया, पानी में मिट्टी हो गया। ठीक है, जिसके कण को हम लोग खुली आंख से देख सकते हैं, जिसके कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुली आंख से देख सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, निलंबन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निलंबन बोलेंगे। ठीक है, निलंबन बोलेंगे। ठीक है, जिसके कण को हम लोग खुली आंख से देख सकते हैं। जिसके कण को हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक विलयन। जैसे चीनी को क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, चीनी को पानी में घोल देंगे और फिर सोचेंगे कि चीनी का कण कहाँ गया, देखेंगे हम आंख से तो दिखाई देगा, घोलने के बाद दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलेंगे वास्तविक विलयन। और जिसके कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुली आंख से देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए रेत ले लिए, पानी में डाल दिए और उसके बाद देखेंगे तो दिख जाएगा कि हाँ रेत जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, नीचे की ओर बैठा हुआ है। जैसे आटा ले लेंगे, पानी में डाल देंगे तो वो भी आटा जो होता है धीरे धीरे घुल करके नीचे की ओर बैठ जाता है, वो भी दिख जाएगा। मिट्टी जो है पानी में डाल देंगे तो मिट्टी भी दिख जाता है पानी में कहाँ पर है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडल में उड़ने लगता है, उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स रहता है। जब टॉर्च लाइट मारते हैं या लाइट जब उसमें चमकता है वो भी दिख जाता है कि डस्ट पार्टिकल जो है वो उड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निलंबन के कण को हम लोग आँख से देख सकते हैं। लेकिन कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उसके कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, आँख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाई पावर माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा जा सकता है। इसको याद रखिएगा, खुली आँख से नहीं, लेकिन हाई पावर माइक्रोस्कोप से उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे ब्लड है यानी खून ही है, तो उसको हम लोग कण को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, और इजीली देखा जा सकता है। दूध के कण को, स्याही के कण को, जितना भी लचीला वाला इस टाइप का चीज़ होता है तो उसको बोलते हैं कोलाइडल विलयन। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि टिंडल प्रवाह। अच्छा, इसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक विलयन जो होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। आप ही समझिए कि पानी और मान लेते हैं नमक मिश्रण है, तो उसको घोलने के बाद अब रख दीजिए गिलास में, कांच के गिलास में। अब देखिएगा इस पार से उस पार आपको दिख जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन अपारदर्शी में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि पानी है और उसमें मिट्टी डाल दी, आपको कुछ दिखाई देगा, इस पार से उस पार कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं, अपारदर्शी होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, पारभासी होता है। पारभासी मतलब मान के चलिए गिलास में, कांच के गिलास में दूध भर के रख दिया, आपको आप मान के चलिए पूरा लाइट है, फिर भी आपको इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा, दिखाई भी देगा तो बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देगा। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पारभासी। पारभासी किसको बोलते हैं, जो अपारदर्शी होता है, सॉरी ये अर्धपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी मतलब होता है, अर्धपारदर्शी मतलब होता है कि जो आधा दिखाई देता है, आधा भाग नहीं दिखाई देता, नहीं धुंधला जैसा दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं अर्धपारदर्शी, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग पारभासी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कौन कैसा सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल के साथ सबको बता दिया गया है। ठीक है, आप देखिए टिंडल प्रवाह। टिंडल प्रवाह क्या होता है, तो टिंडल प्रवाह क्या होता है कि देखिए कि जब प्रकाश के, जब लाइट होता है, जब प्रकाश की किरणों के द्वारा जब कोलाइडल विलयन जो होता है वो क्या होता है, बिखेर जाता है। जब कोलाइडल विलयन में जब प्रकाश की लाइट को गुजारा जाता है, पास किया जाता है, तो कोलाइडल विलयन के जो कण है, पार्टिकल्स है, वो क्या होते हैं, प्रकाश के लाइट को बिखेर देता है। ठीक है, और उस लाइट के माध्यम से कोलाइडल विलयन के कण का रास्ता पता चल जाता है कि आखिर वह जो है किस तरह से पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहा है, वो चीज़ पता चल जाता है। तो उस तरह का हम लोग इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए, टिंडल इफेक्ट को हम लोग कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। देखिए, मान के चलिए कि देखिए अंधेरा लाइट है, अंधेरा घर है, और उसमें जो है विंडो को खोल दिया गया है। तो विंडो को जब खोल दिया गया है तो मान के चलिए सन ऑफ लाइट आ रहा है, इधर से सन ऑफ लाइट आ रहा है। तो देखिए, ये जो सन ऑफ लाइट आ रहा है, और जो इस घर में मान के चलिए जो पार्टिकल्स था, ठीक है, हवा था, हवा में क्या रहता, छोटे छोटे पार्टिकल्स था। तो इस की जब सूर्य का प्रकाश जब इस कण पर पड़ा, तो सूर्य के प्रकाश जब इस कण पर पड़ा तो क्या हुआ, इसका रास्ता क्या हो गया,
क्या हो गया, फैल गया, यानी कि ये जो सन ऑफ लाइट है वो क्या हो गया, कण के से टकरा करके और क्या हो गया, फैलने लगा है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या प्रकाश की किरणें जब कोलाइडल विलयन के कणों से टकरा करके फैल जाती है, ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडल विलयन या फिर निलंबन के कण, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि कणों से टकरा कर फैल जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें निलंबन के कण या कोलाइडल के कण के साथ टकरा करके फैल जाती है, जिससे उसका रास्ता जो होता है दिखने लगता है, ठीक है, तो इस तरह के घटना को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, अंधेरे घर में जब प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी रास्ता दिखने लगता है, साथ साथ में क्या होता है, लाइट स्कैटर होने लगता है, फैलने लगता है, प्रकीर्णन होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश को जो फैलने की जो घटना होता है उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और ये जो टकराने की जो घटना होता है, टकरा करके जो फैलने की घटना होता है, तो उसको बोलता है टिंडल इफेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर भी एग्जांपल में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान के चलिए एक टॉर्च है, ठीक है। यहाँ 3 तरह का सोल्यूशन लिया गया है, एक ट्रू सोल्यूशन है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है और एक सस्पेंशन सोल्यूशन है। जब हम मान के चलिए इसमें जो है वाटर रखा हुआ है, वाटर है, इसके साथ चीनी मिला दिया गया, तो इसका क्या हो गया, तो ये हो गया ट्रू सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये जो है मिल्क रखा हुआ है, इसमें मिल्क रखा हुआ है, इसमें जो है आटा और पानी रखा हुआ है। तो आप सोचिए इसमें टॉर्च में जब हम मारेंगे लाइट तो क्या होगा, इस पार से उस पार हमको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, इजीली दिख जाएगा, ठीक है, यानी विजिबल हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इस पार से इस पार तो दिख जाएगा, नहीं पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हम टॉर्च जैसे मारेंगे तो इसके क्या, जो नमक इसमें हम घोलेंगे तो वो क्या, उसके कण दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए अच्छा से मान के चलिए इसमें नमक घोला हुआ है और टॉर्च मारेंगे तो क्या उसके पार्टिकल्स दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, मतलब इसके जैसे ही लाइट इसमें टकराएगा तो क्या होगा, फैलने लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा और फैलने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन के कणों से जब टकराता है और टकरा करके क्या होता है, फैलने लगता है, तो इस फैलने की घटना को इसको क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वह कौन कौन सा सॉल्यूशन दिखाता है, मेनली ये एग्जाम में पूछ लेता है। ये जानिए कि टिंडल इफेक्ट जो है वह वास्तविक सॉल्यूशन कभी भी नहीं दिखाएगा। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट की घटना नहीं होती है, मतलब उसके कण को हम लोग मतलब टॉर्च भी मारेंगे तो नहीं दिख पाएगा, और उसके कण जो होता है उसके कण के द्वारा प्रकाश की किरणें नहीं बिखेर पाती है, ठीक है। जबकि निलंबन में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट की घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए क्रॉस भी लिखाए हैं और डैश भी दिए। इसका मतलब निलंबन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और लेकिन कोलाइडल विलयन में कंफर्म है कि उसमें टिंडल इफेक्ट की घटना होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी कौन सा ऐसा विलयन है जिसमें टिंडल इफेक्ट की घटना होती है, तो याद रखिएगा कोलाइडल विलयन में कंफर्म होता है, सस्पेंशन में मे और मे नॉट भी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एरोसोल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, जब गैस में क्या है, ठोस है, गैस में ठोस है, इसका मतलब कि जैसे खुली वातावरण है, खुली वातावरण में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब रहते हैं, और उसमें क्या होते हैं, जब डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरोसोल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया धूल, धुआं, ठीक है। जब गैस में कैसा पार्टिकल्स हो, ठोस पदार्थ जाके मिल जाते हैं तब,
डस्ट पार्टिकल्स। कोहरा किसको बोलते हैं? जब गैस यानी कि वातावरण में बहुत सारे गैस रहता है, अब उसमें क्या है, जब वातावरण में बहुत सारा गैस रहता है, ठीक है, अब उसमें क्या होते हैं कि जब बूंदा बूंदी पानी आने लगता है या फिर हल्के फुल्के जब बरसात होने लगती है तो उसके जो गैस है उसके द्वारा क्या होता है, पानी की बूंदी को बिखेर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोहरा एक तरह का नाम देते हैं, हम लोग कोहरा नाम देते हैं, ठीक है। यानी कोहरा जो होता है वो क्या होता है? गैस में द्रव, यानी कि वातावरण में क्या है, बहुत सारे गैस है और उसमें कौन मिल रहा है? द्रव मिल रहा है, ठीक है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल किसको बोलते हैं? गैस में ठोस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पायस यानी इमल्सन किसको बोलते हैं? तो वैसा कोलाइडल जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो? द्रव अवस्था में हो। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो? द्रव अवस्था में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलेंगे, ठीक है। यानी विलेय और विलायक दोनों क्या होना चाहिए? दोनों कौन सा अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में होना चाहिए। लेकिन दोनों क्या होते हैं? घुलते नहीं है, मतलब एक समान पूरी अच्छे तरह से घुलते नहीं। इसका मतलब क्या होता है? कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल में क्या है? दूध। तो दूध में क्या होता है कि 87% लगभग पानी रहता है, 13% क्या रहता है? प्रोटीन, वसा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप का रहता है। तो जो छोटे छोटे पदार्थ है, 13% जो एक्स्ट्रा पदार्थ है वो क्या हो गए? सोल्यूट हो गए, और बाकी 87% क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ये 13% जो है वो किस में घुला हुआ है? 87% में घुला हुआ है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का ये सोल्यूट हो गया और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो दोनों क्या होते हैं? लिक्विड अवस्था में होते हैं। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड अवस्था में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलेंगे। देखिए याद रखिएगा कि पूछेगा एग्जाम में कि प्राकृतिक पायस, प्राकृतिक इमल्सन का नाम बताइए, तो याद हो जाएगा उसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। अब पूछेगा कृत्रिम पायस यानी कि आर्टिफिशियल इमल्सन का नाम बताइए, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? उसका पेंट हो जाएगा, ठीक है। पेंट जैसे होता है ना, हम लोग घर में पेंट लाते हैं पेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी तेल या ऑयल्स रहता है, स्पेशल ऑयल्स रहता है, कुछ पानी की मात्रा भी रहता है, और उसमें क्या रहता है? रंग रहता है। तो रंग जो रहता है बहुत कम मात्रा में रहता है, तो रंग जो रहता है, कलर जो रहता है बहुत कम मात्रा में, वो हो गया सोल्यूट। लेकिन वो भी कौन अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक है। और बाकी जितना भी लिक्विड वाला चीज़ है, ठीक है, जैसे कि पानी हो गया, उसके साथ कुछ ऑयल्स हो गया, वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। यानी दोनों क्या हो गया? दोनों लिक्विड अवस्था में, ठीक है। देखिए झाग यानी फोम किसको बोलते हैं? जैसे मान के चलिए कि हम लोग कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं, यानी द्रव में डालते हैं। तो उसके बाद साबुन से उसको रगड़ते हैं या सरफ से रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? फैन उत्पन्न होने लगता है। फैन मतलब क्या होता है? उसमें गैस टाइप के, फैन क्या है? वह एक गैसियस रूप में उत्पन्न होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? झाग। यानी द्रव में जब गैस उत्पन्न होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? झाग बोलते हैं, ठीक है। यानी द्रव में गैस किसका एग्जाम्पल है? झाग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया साबुन से उत्पन्न फैन, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, आप समझते हैं कि अभी 3 गो सोल्यूशन अभी बचा हुआ है। जैसे है सेचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है अनसेचुरेटेड, एक हो गया सुपर सेचुरेटेड, जिसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और एक होता है अति संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त मतलब क्या होता है? देखिए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझिए, अपने आप डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए कि एक बीकर है और इसमें जो है पानी डाला गया है, ठीक है, और इसमें जो है 5 लीटर पानी ले लिए हैं। सपोज कीजिए 5 लीटर क्या है? पानी है, और 5 लीटर जो है पानी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? नमक डाल रहे हैं। मान के चलिए कि 2 kg जो है नमक डाल दिए हैं। 2 kg नमक डाल दिए हैं, तो क्या हो गया है? ये अच्छी तरह से घुल गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से घुल गया है, पतला घोल है, उसको पी भी सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि जैसे ही इसमें 4 किलो नमक डाले हैं, 4 किलो नमक डाल दिए हैं, तो पूरा क्या हो गया? गाढ़ा हो गया है, ठीक है। जैसे ही इसमें 4 किलो 100 ग्राम नमक डाले हैं, तो क्या हो गया? अब घुलना क्या हो गया? बंद हो गया है, ठीक है। घुलना क्या हो गया? इसका बंद हो गया है। तो घुलना जब बंद हो गया है, तो 4 किलो 100 ग्राम में बंद हुआ है, 4 किलो 200 डालेंगे तो और घुल भी नहीं करेगा। यानी 4 किलो 100 ग्राम जो नमक जो डाले हैं 5 लीटर पानी में, तो ये 4 किलो जो 100 ग्राम नमक डाले, ये क्या हो जाएगा? विलेय की अधिकतम मात्रा। ये क्या हो जाएगा? विलेय की अधिकतम मात्रा, ठीक है। तो इस तरह का सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जब विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलायक में घुली हो, ठीक है। और जब कम मात्रा घुली हो, मतलब जैसे हम लोग शरबत पानी पीते हैं, आराम से कम मात्रा रहता है, कम गाढ़ा है, तो उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती वाला घोल, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए 5 लीटर पानी है और मान के चलिए कि 4.5 किलो जो है नमक के डाल दिया गया है। 4.5 किलो क्या किया गया? नमक डाल दिया गया है। कभी घोलना पॉसिबल होगा? कभी घोलना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। यानी आवश्यकता से अधिक
जब घोल में जब डाला जाता है विलेय को, तब क्या होता है, उस तरह के विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि संतृप्त मतलब क्या हो गया, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, इससे ज़्यादा और नहीं डाल सकते हैं घोल में, डालेंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे संतृप्त, यानी कि अधिकतम मात्रा घुली हो। कम मात्रा घुली हो तो क्या हो गया, असंतृप्त, मतलब इसमें और डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अति संतृप्त मतलब सुपर सैचुरेटेड, मतलब आवश्यकता से अधिक, मतलब अधिकतम से भी अधिक घुला हुआ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अति संतृप्त। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।